नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस और ह्यूमैनिटी पर। और आज हम जिन व्यक्ति के साथ चर्चा करेंगे उनका किसी भी तरीके का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वो, आरिफ अजाकिया सर, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सर का अपना यूट्यूब चैनल है और सर का हमारे साथ सीधे लंदन से जुड़ रहे हैं। तो आइए उनके साथ चर्चा शुरू करते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं आरिफ सर, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आरिफ सर सोशल वर्कर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। सर का अपना यूट्यूब चैनल है और कराची के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते दर्शकों एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग भाई। सर, पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर। सर, पाकिस्तान के हवाले से जो ये सवाल है, सर पाकिस्तान के 5 सूबे हैं सर, और कश्मीर का ख्वाब वो अभी भी पाले हुए है, पाल रहा है, ख्वाब देख रहा है सर उसका। और हमने भी कह दिया कि सर पीओके तो हम लेके रहेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, पीओके कब तक इंडिया के मैप में आ जाएगा सर? देखें, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, जी जी। बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब। और जी बाकी पाकिस्तान के पास गिलगित बल्तिस्तान और पीओके इंडिया की लैंड्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड हैं। और जी बलूचिस्तान भी ऑक्यूपाइड लैंड है विच वाज नॉट पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। जी। तो पहले तो ये, और बाकी कब तक पीओके और जीबी वापस ले लेगा भारत, तो ये भारत की सरकार को देखना है। कल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा है कि भारत का मीडिया शोर मचा रहा है कि भारत कैसे जंग करेगा 2 जगहों पे, पाकिस्तान से और चाइना से। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास जो हमारा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, क्या वो वापस नहीं लेना? तो भारत सरकार को चाहिए कि 15 नवंबर से जंग की तैयारी शुरू करे ताकि हम अपने इलाके वापस ले लें। देखें, मोदी सरकार ने, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, मोदी सरकार ने शुरू से ये बात कही है कि ये हमारा इलाके हम वापस लेंगे। अब चीजें चल रही थी अनटिल बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, सब चीजें जा रही थी, फिर ये पैंडेमिक आ गया और उसमें शायद बीजेपी सरकार की कुछ प्लानिंग में चेंजेस आई हैं। आज नहीं तो कल लेना तो है वापस आपके इलाके, वापस आपको, और आपके पास इतनी विल भी है और इतनी पावर भी है। तो होपफुली सुनर इट विल बी डन। मेरा ख्याल है कि 1 आध साल के अंदर भारत के इलाके वापस मिल जाएंगे। आई थिंक सो। सर, सर पाकिस्तान की सर आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है सर, बहुत खराब है। तो सर, तब भी ये आतंकियों को फंडिंग कैसे कर रहा है सर? इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी सर फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? देखें, फंडिंग वहां से होती है कि पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान बहुत अमीर है। पाकिस्तान के जो गरीब आवाम के जो रिसोर्सेज हैं, बलूचिस्तान और सिंध में ख़ास तौर पे, और केपीके में भी, वो लूटे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी लूट रही है और उस लूट के माल में से एक हिस्सा इन एक्टिविटीज में लगाया जाता है जो कि प्रॉक्सीज ऑफ पाकिस्तान, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, इंडिया एंड बियॉन्ड, पूरी दुनिया में इनकी एक्टिविटीज होती हैं। आपको अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर में भी तूबा नाम की लड़की थी यूनिवर्सिटी की, जिसने पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल बम फेंका था। तो पाक दुनिया में आपको कहीं भी टेररिस्ट मिलेगा वो मेड इन पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान के पास ये नहीं है कि पैसा नहीं है, लूट मार बहुत है। पैसा बहुत है, आवाम पे आप लगाओगे नहीं तो वो सारा पैसा, 220 मिलियन आदमियों का जो रिसोर्सेज है वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसी एक्टिविटी पे जाते हैं, या तो पापा जॉन्स खरीदे जाते हैं, या पूरी दुनिया में आर्मी के लोग अपनी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, या फिर ये प्रॉक्सीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा बहुत है पाकिस्तान के पास। भारत का हिस्सा रहा है ये सारा, और ये अमीर इलाके थे। पंजाब, सिंध ये सिंध, बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान की टेररिस्ट पंजाबी आर्मी मिल के लूट रहे हैं ये कह रहा हूँ, अक्टूबर में सर अभी एफएटीएफ की सर मीटिंग होनी है, एफएटीएफ की। तो सर आपको क्या लगता है कि सर ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, या ग्रे लिस्ट में रहेगा, ये बाहर हो जाए? क्या लगता है आपको सर? देखें, 2 साल से ये ड्रामे चल रहे हैं।
और मैं 2 साल से एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ। मंडे से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन भी शुरू, काउंसिल का सेशन भी शुरू हो गया है। मैं पेंडेमिक की वजह से नहीं जा रहा, कि क्वारंटीन लगा देंगे तो 14 दिन जिनीवा के होटल में मैं कैसे सरवाइव करूंगा, क्योंकि मैं बड़े लिमिटेड बजट के साथ चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलती। रहा सवाल एफएटीएफ का, तो मैं तो 2 साल से एक ही बात कह रहा हूँ कि एफएटीएफ के पास इतना सबूत है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट का सरदार बना दिया जाए, लेकिन ये इंटरनेशनल मजबूरियां हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड बाय सुपर पावर्स फॉर सम रीजंस, तो वो सुपर पावर्स पाकिस्तान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को प्रोस्पेरस भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन पाकिस्तान को इसी तरह घसीटना चाह रहे हैं। तो ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा, ना ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाएगा, पाकिस्तान को इसी तरह ये घसीटते रहेंगे। वरना खाली एफएटीएफ नहीं, यूएस के पास, यूरोपियन गवर्नमेंट्स के पास, भारत के पास इतने सबूत हैं कि आप कहीं भी पाकिस्तान को साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। लेकिन ये एफएटीएफ और इंटरनेशनल पावर्स की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाह रहे। जी सर, इतना सारा सब सबूत है सर, तो इसको सर, इसको एक आतंकवादी देश क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है सर, पाकिस्तान को? बताया, मैंने बताया ना कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था 1947 में सुपर पावर्स की तरफ से। ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जगह है पाकिस्तान, जहाँ पे चाइना, इंडिया, दो इतनी मेजर पावर हैं, उनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड का ये बगल बच्चा पाकिस्तान था, जो एक एज ए बफर स्टेट तैयार किया गया था। तो उसको क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है? क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किस लेवल पे जा चुका है? राइट नाउ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कराची में शिया सुन्नी की झगड़े चल रहे हैं और दर्जनों लोग जख्मी हो चुके हैं। ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं था कहीं भी, ये आर्मी की करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने क्रिएट किया है। तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पता है कि ये कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लेकिन ये इनका बगल बच्चा है, ये इनके पर्पस सर्व करता है। मैं क्लियर अल्फाज में हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी एजेंट है अमेरिका की। अमेरिका की कॉलेजों से पढ़ के ये जनरल्स आते हैं सारे, अमेरिकन डिफेंस कॉलेज और रॉयल ब्रिटिश डिफेंस कॉलेज से पढ़ के आते हैं, इनका पूरा माइंडसेट तैयार किया जाता है। ये गुलाम है अमेरिका के, तो अमेरिका कैसे इसको टूटने देगा या इसको खत्म होने देगा? सर अभी तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो सर पाकिस्तान की बहुत खिंचाई कर रहे हैं, और उनके बहुत जो उनके इकोनॉमिकल उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी बंद कर दिया है। तो ट्रम्प की तो वो तो कहते हैं। जी देखो, बताइए। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास जब पैसा नहीं होता तो कौन पैसा देता है? फौरन आईएमएफ आ जाती है, किस्तें दे देती है, फौरन वर्ल्ड बैंक आ जाता है, पैसे दे देता है, फौरन एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, पैसे दे देता है। पाकिस्तान को तो कहीं झुकने देते ही नहीं ना। बजाय इसके कि पाकिस्तान किस्तें नहीं भर पा रहा, जो कि इंस्टॉलमेंट वापस देने की हैं वो नहीं दे पा रहा, तो ये कहते हैं नया कर्ज ले लो इंस्टॉलमेंट देने के लिए। तो ये सब ड्रामा हो रहा है। और अब एक और इनका माई बाप आ गया है, चाइना, जो जहां फंसते हैं तो सऊदी अरब ने कहा कि हमारे $1 बिलियन दो, तो चाइना ने फौरन $1 बिलियन दे दिया। तो भाई साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक तबाह है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की इकोनॉमी तबाह नहीं है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की रिचेस्ट आर्मी है, और पाकिस्तान को घसीटा दिया जा रहा है आस्ते आस्ते, लेकिन पाकिस्तान को ये टूटने नहीं देंगे, ये मेरा अपना मानना है। और सर अभी पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो एशिया में फर्स्ट नंबर पे आया है। तो वो लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि देखिए हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट नंबर पे आया है एशिया में। देखें, पाकिस्तान के मीडिया को अगर आप वो कहेंगे, तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान आर्मी है, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ये जिस कराची स्टॉक एक्सचेंज की आपने बात की, वो अब कराची स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नाम दे दिया इसको इन्होंने, क्योंकि कराची तो लूट का माल है, कराची तो पाकिस्तान को पाल रहा है, और इस पे इस वक्त आर्मी का कब्जा है। तो ये सब फैक्ट रिपोर्ट्स हैं, वरना हम अच्छी तरह जानते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत है, इकोनॉमी की क्या हालत है। भिखारी मुल्क है,
भीख पे चलता है, जो मुल्क भीख पे चलता होगा, जो मुल्क को अपनी आवाम को खाने के लिए पैसे ना देने दे सकता हो, उसकी स्टॉक एक्सचेंज कैसे दुनिया में नंबर 1 पे, एशिया में नंबर 1 पे हो सकती है? टोक्यो भी एशिया का ही हिस्सा है, शंघाई भी एशिया का हिस्सा है, मुंबई भी एशिया का हिस्सा है। क्या इनसे बड़ी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज? ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं सर। ये पाकिस्तान का करप्ट मीडिया है ना, वो ऐसी चीजें पाकिस्तान आर्मी के कहने पे चलाता है सिर्फ। अच्छा सर, ये चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है सर, चाइना सीपीईसी के हवाले से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है सर, और बलूचिस्तान के लोग भी इससे बहुत परेशान हैं। तो ये क्यों कर रहा है सर? चाइना भारत को घेरने के लिए कर रहा है, या चाइना अपनी बासात दिखाने के लिए कर रहा है, या फिर क्यों कर रहा है चाइना ये जो सीपीईसी के देख हवाले से जो भी? देखें, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी एक वीडियो में तफसील से नक्शों के जरिए समझा चुका हूं। आप अगर चाइना का नक्शा देखेंगे ना, तो चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है वहीं समंदर लगता है, वेस्टर्न तकरीबन पूरा पार्ट है वो लैंड लॉक्ड है। अब चाइना की जो एक्सपोर्ट्स, क्योंकि चाइना का मेन है एक्सपोर्ट, चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है, जब वो ईस्टर्न पार्ट से समंदर से जब शिप चलता है और गल्फ, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका की तरफ इनका जो प्रोडक्ट जाता है वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इन्होंने वो ग्वादर वाला रास्ता, इनके लिए आसान था कि काशगर जो चाइना का शहर है, वहां से बाय रोड ग्वादर, और फिर ग्वादर तो आपको पता है गल्फ तो बिल्कुल बगल में है, और फिर वहां से नहर सुएज के जरिए यूरोप और अमेरिका भी बहुत करीब पड़ता है। तो चाइना के लिए जरूरी था कि इसको एक ट्रेड रूट, जिसको ये वन रोड वन बेल्ट करके सीपेक के नाम पे उसने जो किया है, ये चाइना का अपना इंटरेस्ट था। इसके लिए इन्होंने पंजाबी को, वेस्ट, ये चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना के बैंक्स की है। ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और ये प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी, आप भी अगर इंडिया में भी एक गाड़ी अगर खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट में आप कोई ना कोई चीज रखवाते हैं गिरवी के तौर पे। पाकिस्तान के तकरीबन स्ट्रेटेजिक एसेट्स है ना, वो चाइना के पास गिरवी हैं। कई एयरपोर्ट्स, ग्वादर सी पोर्ट, कराची वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चाइना के पास गिरवी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसके अगेंस्ट कंडीशन इतनी खतरनाक है कि अफ्रीका का एक मुल्क है, मैं नाम भूल रहा हूँ कहाँ, उसने जिबूती, कहा, जिबूती। उसके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम चाइना की इन ह्यूमन कंडीशंस कबूल नहीं कर सकते, इसलिए वी डोंट वांट चाइनाज इन्वेस्टमेंट। तो पाकिस्तान ने सब चीजें चाइना को गिरवी रख दी हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान कि ग्वादर की पोर्ट का 91% प्रॉफिट शेयर विल बी चाइनीज। तो आप खुद देख लें कि चाइना के तो इंटरेस्ट में है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। और ये सीपे की नहीं है खाली, होता यह है कि गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान से लेके बलोचिस्तान तक पूरे रास्ते में चाइना की मिलिट्री कॉलोनियां हैं। ये लोग क्या करते हैं, जहां गोल्ड माइन है वहां पे खुदाई करके गोल्ड लेके ले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पंजाबी फौज को थोड़ी हड्डी फेंक देते हैं, बाकी जा रहा है चाइना। जहाँ कोई और नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं और लूट मार की जा रही है। तो ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट चाइनीज प्राइवेट सेक्टर की है, ये बिजनेस रिलेटेड है, और इसका पूरा बेनिफिट सिर्फ चाइना को जा रहा है, पाकिस्तान को इसका कुछ हिस्सा नहीं मिल रहा। जी सर। सर, अगला क्वेश्चन मेरा कश्मीर के हवाले से है। जो हमारा हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, तो 370 और धारा 35 ए जो हटाई गई, उसको आप कैसे देखते हैं कि इससे अच्छा भला होगा कश्मीर के लोगों का? देखें, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कश्मीर में आप अगर देखें 1948 से लेके 1989 तक, तो कश्मीर वॉज ए पीसफुल रीजन। कश्मीर में इंडिया की फिल्में की शूटिंग हो रही है, हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग हो रही है, टूरिज्म एक्सट्रीम पे था। ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से कश्मीर में ऐसे मामलात हो गए कि इवन वहाँ के जो इंडिजिनियस हिंदू थे उनको वहाँ से भगाया गया और जेनोसाइड उनका किया गया। तो ये तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि कश्मीर में इंसर्जेंसी कायम रहे, स्टेटस को कायम रहे, तो इनकी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन भारत के इस सरकार ने इतना ये ज़बरदस्त काम किया है कि कश्मीर को वापस मेन स्ट्रीम में लाए हैं, और जब से ये धाराएं हटी हैं इसके बाद से वहाँ पे टेररिज्म आपको नहीं मिलेगी। आपको क्या मिल रहा है, रोज़ की बुनियाद पे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, रोज़ की बुनियाद पे टेररिस्टों से एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए कि भारत की इंटेलिजेंस और भारत की सेना
इस वक्त फुल एक्टिवली इन टेररिस्टों को और उनके पॉकेट्स और उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको टारगेट कर रही है। आम आदमी बहुत खुश है कश्मीर में। मैं कई लोगों से राब्ते में हूँ, सिवाय पाकिस्तान के स्टूजीज के कॉमन कश्मीरी बहुत खुश है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है और हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों में आ रही है इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जिस जमीन पे इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे प्रोस्पेरिटी आएगी, वहाँ पे जॉब्स होंगी, वहाँ पे लोगों को काम करने के मौके मिलते हैं। तो कश्मीर के लिए तो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हुई है तो ये धाराएं हटने की चीज़ हुई है, क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। आप बताएं, दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला हाईवे रेलवे ट्रैक कश्मीर में बन रहा है, दुनिया के बेस्ट रिजॉर्ट्स इस वक्त कश्मीर में बन रहे हैं। अभी तो 1 साल हुआ है, 5 साल बाद देखिएगा कि जैन के दुनिया का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट होगा और दुनिया उधर इन्वेस्टमेंट के लिए आएगी। जी सर, अगला क्वेश्चन मेरा है सर, जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान साहब, उनका कुछ रोल मुझे संदिग्ध लगता है, शक पैदा करता है कि जो पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं वहां पर, सर इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर इंडियन डिप्लोमेसी के बाहर, तो उसमें उनका रोल पाया गया, हमारे मीडिया रिपोर्ट में आया कि वहां के सादिक खान का रोल है। सर आप वहां रहते हैं, आपको क्या लगता है, ऐसा ये बात में सच्चाई है ऐसा? देखें, आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू पोस्ट किया है डेविड वॉन्स का। डेविड वॉन्स एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंग्लैंड के। उनसे मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता हूँ इस लंदन में, तो मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरी बेगम मुझे कहती है प्लीज़ सादिक खान को अभी गालियाँ नहीं देना, क्योंकि मैं जहाँ देखता हूँ तो सादिक खान की माँ बहन एक करना शुरू कर देता हूँ। लंदन का बेड़ा गर्क कर दिया है, लंदनिस्तान बना दिया है। और डेविड वांस ने मुझे कहा कि आरिफ यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये सादिक खान एक स्पेशल एजेंडे के तहत लंदन का बेड़ा गर्क कर रहा है। लंदन में नाइफ क्राइम, ड्रग्स क्राइम इतना बढ़ गया है कि हम खुद अब सोच रहे हैं लंदन छोड़ने का, क्योंकि लंदन इज नो मोर लिवेबल। और खास तौर पे मेरे जैसे आदमी के लिए तो ये तो जिहादियों से भर दिया है इन्होंने, और इनको रोकने का भी कोई तरीका नहीं। आप उनके खिलाफ बात भी करते हो तो इस्लामोफोबिया के नाम पे ये आपको घेर लेते हैं, क्योंकि लंदन की पुलिस भी आफ्टर ऑल सादिक खान के कंट्रोल में है। तो सादिक खान बकौल डेविड वॉन्स के is worst thing happened to London after Great London Fire, ये डेविड वॉन्स के अल्फाज हैं। तो सादिक खान ने बेड़ा गर्क कर दिया इस शहर का भी। और आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि ही इज प्रोमोटिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इन लंदन। जी सर, आपने क्लियर कर दिया, बहुत हम लोगों को खुशी हुई। सर एक नया नेक्सस बन रहा है सर, अभी टर्की, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ मुस्लिम कंट्री। सर ये क्या है सर, ये समझना चाहेंगे सर आपसे। देखो, मलेशिया तो आउट हो गया, ठीक है ना। मलेशिया ने, महातिर मोहम्मद ने पता नहीं जज्बात में आके वो कर दिया। और मैं समझता हूँ महातिर मोहम्मद की ये बड़ाई है कि इसने ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि इट वाज माय मिस्टेक टू गो अगेंस्ट इंडिया, और वो तो उससे बाहर आ गया है। बाकी ये 3 शैतान हैं, चाइना, तुर्की और पाकिस्तान। ईरान भी अभी तक बीच में है। ईरान का मसला ये है कि ईरान का अमेरिका से झगड़ा है, और अमेरिका से झगड़े की वजह से वो मजबूरन इस अलायंस में जाना चाह रहा है, वरना ईरान का झुकाव आपने देखा होगा कि भारत की तरफ था। और ईरान की बड़ी ख्वाहिश थी कि भारत को चाबहार जब उन्होंने दिया था, तो ये ख्वाहिश थी कि भारत के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ईरान इज ए शिया स्टेट, और पाकिस्तान में शियाओं के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है तो ईरान पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है जो पाकिस्तान ईरान के बीच में है, कि ये जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बलोचिस्तान का 60% हिस्सा है ना वो पाकिस्तान के कब्जे में है, 30% हिस्सा है ना वो ईरान के कब्जे में है, और 10% हिस्सा है ना वो अफगानिस्तान के कब्जे में है। जो अफगानिस्तान के कब्जे में बलोच है ना, उनको कोई मसला नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई ज्यादतियां नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बलोचों को का इकोनॉमिक जेनोसाइड भी हो रहा है और फिजिकल जेनोसाइड भी हो रहा है। तो इस एक नुक्ते पे दोनों एग्रीड हैं कि बलोचों को क्रश करना है, लेकिन शिया फैक्टर को आप माइनस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ईरान इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान। तो मैं नहीं समझता कि ईरान विल बिकम एन पार्ट ऑफ दिस अलायंस अनलेस कि अमेरिका कुछ इस हद तक
ईरान के खिलाफ जाए कि फिर ईरान मजबूर होकर उस शैतानों के अलायंस में चला जाए। बाकी चाइना, पाकिस्तान और तुर्की, ये एक्सपेशनिस्ट माइंडसेट है, ये इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट है, ये खिलाफत और पूरी दुनिया पे रूल करना और ये सब चीजें इनके जहन में है। तो ऑफ कोर्स देयर इज एन अलायंस बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की एंड चाइना, एन अलायंस ऑफ शतान्स। आपको याद होगा जॉर्ज बुश जूनियर ने एक तकरीर की थी 9/11 के बाद, स्टेट ऑफ क्या इनका एनुअल एक स्पीच होती है, उसमें उसने कहा था कि नेक्सस ऑफ इविल इज इराक, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। आई विल से दैट नाउ इन द वर्ल्ड नेक्सस ऑफ एविल इज चाइना, पाकिस्तान एंड तुर्की। जी सर, ईरान से संबंध हमारे तब खराब हुए जब सर यूएन में पिछली साल हसन रूहानी साहब ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तभी से ईरान से भारत के संबंध कुछ ज्यादा खराब हो गए, जहां तक मेरी समझ है। नहीं, ये चीज नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि ईरान का भारत से कोई इतना कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन असल मसला वही अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ईरान को कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं, और ईरान भी अमेरिका या अपनी आवाम को कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। आपको पता ही है कि परसों उन्होंने एक अपने बॉक्सर को छोटी सी बात पे हैंग कर दिया, फांसी लगा दी। तो ईरान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन बहुत खराब है। ह्यूमन राइट्स है ना जो, ये वेस्ट का टूल है, वेस्ट इसको यूज करता है खाली। वरना अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जाएं तो मैं समझता हूं कि वर्स्ट ह्यूमन राइट सिचुएशन इज इन पाकिस्तान, लेकिन इसके बारे में कभी आपको वेस्ट बोलता नजर नहीं आएगा। तो ईरान के ग्रेवियांसेस इंडिया के साथ नहीं है, ईरान के ग्रेवियांसेस अमेरिका के साथ हैं। और वो अमेरिका से फिर अपने लड़ाई के उसमें फिर वो क्या करता है कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ जोड़ करता है अपना। वरना मैं समझता हूं कि ईरानियंस इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, कम से कम ये मैं समझता हूं। सर अभी यूएई और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बने हुए हैं सर, पाकिस्तान बौखला चुका है। तो सर इस रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं सर? देखें, ये अरब यहूदी जो झगड़ा है ना, वो कजन्स का झगड़ा। तो ये झगड़ा कजन्स का है। अब आप देख लें वेस्ट के मीडिया में अभी 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 यूएई के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने कहा है कि वी आर हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू आवर कजन्स। तो नॉर्मली देखें, पाकिस्तान और इजराइल ये दो स्टेट हैं जो मजहब के नाम पे बने हैं, जो धर्म के नाम पे बने हैं। दुनिया में और कोई स्टेट धर्म के नाम पे नहीं बनी, दोनों को इंग्लैंड ने बनाया था। इजराइल अगर गलत है तो फिर पाकिस्तान कैसे सही हो सकता, क्योंकि इजराइल तो फिर हजारों साल से यहूदियों की जमीन है, पाकिस्तान तो हजारों साल से हिंदुओं की जमीन थी। तो जब पाकिस्तान को ये एक करेक्ट कंट्री कहते हैं तो इजराइल कैसे फिर गलत हो सकता है? तो वन वे और अदर इजराइल को एक्सेप्ट तो इन्होंने करना था अरबियों ने, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं। लड़के इन्होंने देख लिया, 6 दिन में 1973 की वार हार चुके थे ये, 6 दिन में ये हार चुके थे। और 1948 का जो इजराइल था वो इतना सा था। अब तो गोलान की पहाड़ी, तो सीरिया का कितना हिस्सा, तो जॉर्डन का कितना हिस्सा, तो वेस्ट बैंक, तो गजा, तो सब इजराइल के पास चला गया। तो इनको डर ये था कि अगर दोस्ती नहीं करेंगे तो ये तो सऊदी अरब तक आ जाएगा, जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है। पाकिस्तान का जहां तक मसला है, तो ये बनाना रिपब्लिक है, ये एक आर्टिफिशियली फैब्रिकेटेड कंट्री है। दुनिया में देर विल बी ओनली वन कंट्री इन द एंड जो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो होगा पाकिस्तान। अबे तुम लोगों का मसला क्या है इसराइल के साथ? तुम लोगों का तो कोई मसला ही नहीं है। जब फलस्तीनियों का लीडर यासिर अरफात अमेरिका में जाके आइजक राबिन के साथ मिलके एक एग्रीमेंट कर लेता है और वो एक्सेप्ट कर रहा है, फलस्तीनियों का लीडर यासिर अरफात जब इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो तुम क्यों मामे बने हुए हो? लेकिन ये पाकिस्तान की एक मजबूरी है कि अपनी आवाम को भी तो बेवकूफ बनाना है। ये पाकिस्तान की आवाम को फैक्ट्स, फॉल्स और फैब्रिकेटेड चीजों के पीछे लगा के रखते हैं। तो इजराइल से पाकिस्तान का सिरे से कोई मसला नहीं, लेकिन ये किस मुंह से इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं समझता हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग हैपन कि इजराइल अरब एग्रीमेंट हुआ है। ये रीजन के पीस के लिए भी बहुत जरूरी था, और इजराइल का कंट्रीब्यूशन है भाई इस दुनिया में।
इस दुनिया की तरक्की में इजराइल का कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी और जो तरक्की दुनिया की जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो इजराइल की तो बनाई हुई हैं। तो मसला ये है कि पाकिस्तान के एक्सेप्ट ना करने से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान इज एट लॉस। जी सर, थैंक यू सर वेरी मच सर, आपने हमको बहुत अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय थैंक वो यू हमको, फॉर इनवाइटिंग भाई। थैंक यू। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू।